बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे 30 जून की बड़ी खबरों के बारे में। तकरीबन को 9 खबरें हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। 2 खबरों पे ऑलरेडी मैं अलग अलग वीडियोस कर चुका हूँ। एक कौमी असम्बली का 5 घंटे का जो इजलास था उसका अहवाल मैंने आपके साथ शेयर किया। अली ज़ैदी साहब और जो कादिर पटेल और नवीद कमर साहब की आपस में जो लफ्ज़ी गोलाबारी और वो सारी सूरत हाल, उस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। इमरान खान साहब के खिताब पे भी बात हो चुकी है। इसके बाद एक और जो खबर सामने आई है, अभी उसके हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट सामने आएगी, कल परसों तक पता चलेगा। जो खबर सामने आई वो यह है कि हुकूमत सोच रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि हुकूमत अभी तक 25 रुपये कीमत बढ़ाने के हवाले से इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही, और अगर इस कीमत को कम किया जाएगा तो लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और हुकूमत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इसके साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया और वहाँ से लगा कि इमरान खान साहब अब मज़ीद एग्रेसिव मूड में हैं, और इमरान खान साहब अब जो कह रहे हैं कि हमें माफियाज़ को तोड़ना होगा, कार्टलाइजेशन जहाँ जहाँ पे है उसको ख़त्म करना होगा, तो उस खिताब के फ़ौरन बाद जो खबर आई वो ये आई कि इमरान खान साहब ने कमेटी जो है वो बना दी है। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जो आया था, जो पेट्रोल नहीं मिल रहा था, ये कैसे हुआ, किसने फ़ायदा उठाया, इसके हवाले से कमेटी बना दी गई है और इसकी रिपोर्ट अब सामने आएगी। ये बहुत बड़ी इंक्वायरी होगी, और इस हवाले से आमिर मतीन साहब को एक प्रोग्राम में मैंने सुना, शायद मोहम्मद माली साहब के शो में, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, ताकि इसका पता चले कि ये असल में किसकी गलती थी, कि ये सारा बहरान क्यों पैदा हुआ, और फिर उस बहरान के बाद ये जो कीमत बढ़ी, ये उसी बहरान का नतीजा ही नज़र आता है। बहरहाल अब इंक्वायरी होगी और ये बहुत अच्छा फैसला है इमरान खान साहब का। इसके बाद कोरोना का मामला है। कोरोना के केसेस पिछले कुछ दिनों से कम सामने आ रहे हैं और उनकी तादाद कम हुई है वाज़े तौर पर, लेकिन अभी कुछ कहने कबल अज़ वक्त है कि आया पीक गुजर गया है, नहीं गुजरा, किस वजह से ये केसेस जो हैं वो कम हो गए हैं। एक तो वजह यही समझ आती है कि ज़ाहिर है ईद के दिनों में वायलेशन हुई बहुत ज़्यादा, ईद के दिनों में ही लोग मिले, ट्रैवलिंग की, ये सारी सूरत हाल, इस वजह से केसेस ज़्यादा सामने आए। अब वो दिन ज़ाहिर गुजर गए हैं और अब स्मार्ट लॉकडाउन भी शुरू किया हुआ है। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करे कि ये वो पीक गुजर गया हो और इसी तरह से केसेस कम होते चले जाएं। लेकिन अभी भी लोगों को, हम सबको एहतियात करनी होगी। एहतियात के बगैर दोबारा किसी भी वक्त केसेस में इजाफा हो सकता है। उन मुल्कों में भी आप देखें जहाँ पे पहले केसेस बहुत कम हुए, लेकिन अचानक फिर एक नई लहर जो है वहाँ पर शुरू हो गई। इसके बाद एक और ख़बर ये आई कि एफबीआर के जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो 3900 अरब था, लेकिन उन्होंने 4000 अरब से ज़ायद जो हैं वो इकट्ठे किए, और बताया गया एफबीआर की जानिब से कि 170 अरब जो हैं वो ज़्यादा इकट्ठे किए गए हैं। ये बहुत खुशाइंद बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगले साल जो टारगेट है वो 5000 अरब का है, और मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को, हुकूमती इदारों को, एफबीआर को चाहिए कि जो मालदार लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो टैक्स चोरी करते हैं, जो टैक्स नहीं देते, उनसे डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लें, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को जितना कम कर सकते हैं कम किया जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस आप माचिस की डिब्बी से लेके और आप जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं उन सब पे टैक्स लगता है, सब लोग टैक्स देते हैं, अमीर गरीब बराबर टैक्स देते हैं। लेकिन असल तो होना यही चाहिए कि जो अमीर हैं उनसे डायरेक्ट टैक्सेस लेने चाहिए और लोगों को, आवाम को रिलीफ देना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में। लेकिन ये भी बहरहाल अच्छी बात है कि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतना टारगेट अचीव किया गया है, लेकिन अभी भी डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से हमें कारकर्दगी उतनी एफबीआर की बेहतर नज़र नहीं आती। और साथ ही जो एक और मामला है कि बैरून मुल्क से जो पैसा वापस लाना था, उस हवाले से भी हमें को ख़ास डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। उसमें भी शहजाद अकबर साहब, दीगर जो इदारे हैं, उनको काम करना चाहिए, और बैरून मुल्क से जो लूटी हुई दौलत जो बाहर गई है, जो बाहर गैर कानूनी असासे और जायदादें हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो पैसा उनमें पड़ा हुआ है, उसको वापस लाएँ। और ख़ास तौर पर दुबई में जो यहाँ से पैसा ले जाकर दुबई में जायदादें बनाई गई और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी की गई उसको भी चेक किया जाए, और जिन लोगों के हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे जो है वो टैक्स कम से कम ज़रूर लिया जाए। इसके बाद एक बुरी खबर सामने आई, और वो ये थी कि PIA की फ़्लाइट्स जो हैं यूरोप में उनको रोक दिया गया है। उसका अब 3 जुलाई तक उसको इजाज़त दी गई है। पहले 1 जुलाई से बंद थी, अब 3 जुलाई तक इजाज़त दी गई है, यानी 4 जुलाई से बंद होंगी। लेकिन उसके बाद एक बहस शुरू हुई और सब ने इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया कि देखें जी, ग़ुलाम सरवर ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नुकसान हुआ, पाकिस्तान की सुबकी हुई, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बने, और इतना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है, उसका एतराफ़ करना चाहिए। ये इतना बड़ा जुल्म जो पाकिस्तान के साथ किया गया कि जिस तरह से जाली डिग्रियों के ऊपर पायलट भर्ती किए गए, ये 2 नंबर सिस्टम चल रहा था, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। और मुझे याद है जब ख्वाजा आसिफ साहब ने
वज़ीर दिफा वज़ीर ख़ारजा होते हुए अमेरिका में जाकर बहुत जगहों पे कहा था कि वाकई पाकिस्तान में नॉन स्टेट कैरेक्टर्स हैं, वाकई ये हुआ वो हुआ, इस तरह की बातें उन्होंने की। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसको डिफेंड किया मीडिया में। उन्होंने कहा यार ये सच, उन्होंने कहा है सच बोलना चाहिए, हमें सच दुनिया को बताना चाहिए। लेकिन अब जब हुकूमत इस चीज़ को सामने लाई, जाहिर है इसको आप नहीं छुपा सकते थे। और यह भी मैं आपको बता दूं कि ये जो इसकी वजह है, जो ऑपरेशन रोका गया है, इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि गुलाम सरवर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये मामला पहले से चल रहा था, पहले से पाकिस्तान के बशकूक व शुबहात थे, पहले पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि आप ये चीज़ें करें और पाकिस्तान वो नहीं कर पा रहा था। तो ये भी कोई इन दिनों का किस्सा नहीं है, ये पहले से मामला चल रहा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने ये अच्छा किया है कि ये सामने लाए ये चीज़ें। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि वो तमाम लोग जो इनको भर्ती करने वाले थे, जो इस 2 नंबरी में मुलविस थे, उन तमाम लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो जैसे हम देखते हैं कि नशा जो है वो करने वाले को तो आप पकड़ लेते हैं, या जो थोड़ा थोड़ा बेच रहे होते हैं उनको तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो मेन स्मगलर होते हैं, जो पीछे बैठे हुए होते हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता। इसी तरह आप देखें कि ये इनको तो आप निकाल रहे हैं इन पायलट्स को, लेकिन इनमें जितने फैसिलिटेटर थे, इनको भर्ती करने वाले थे, जो अथॉरिटीज़ थी, उन तमाम के तमाम अफसरान को सजाएं देनी चाहिए। इसी तरह आप देखें कि हम घरों की तामीरात देखें, कराची के अंदर जो इमारतें गिरने का वाक़या सामने आया, उसमें उन लोगों को सजा नहीं दी जाती जो कि गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देते हैं, या जो रेगुलेटर होते हैं, जिन इदारों का काम होता है। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हर इदारे के ऊपर एक रेगुलेटर है, जिसने देखना होता है, जिसने रेगुलेट करना होता है कि वो इदारा जो उनके अंडर है, सुपरविजन में है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन रेगुलेटर जो हैं वो करप्ट हैं, वो पैसे लेके और कहते हैं कि काम चलता रहे। इसके बाद एक और मामला, उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो एक एडिशनल IG पुलिस और एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी है उसका तकर्रुर कर दिया है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से। और उनका कहना यह है कि जनूबी पंजाब सूबे की जानिब ये एक पहला कदम है और जो है वो पहली डेवलपमेंट है। बिल्कुल जनूबी पंजाब सूबे को बनाना चाहिए, अलग सूबा बनाना चाहिए, नाम उसको कोई भी हो, इंतज़ामी तौर पर अलग सूबा बनना चाहिए, इख्तियारात नीचे तक जाने चाहिए। और वो लोग जनूबी पंजाब से जो मुजफ्फरगढ़, लिया, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, इन इलाकों से जिनको लाहौर अपने काम कराने के लिए जाना पड़ता था, उनको मुल्तान या बहावलपुर जहाँ पे भी ये सेक्रेटेरिएट बनेगा वहाँ पे उनको जाना होगा और उनके लिए जो है वो आसानियाँ होंगी। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज जो इमरान खान साहब ने जो आज तकरीर की और जो दो दिन में जो असम्बली में हुआ, उस पर वो कह रहे हैं कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लाहौर में। एक मरतबा फिर उन्होंने जाके डेरे लगा लिए हैं लाहौर में, वो बैठ कर। और नून लीग वो देख रहे हैं कि नून लीग क्योंकि उस तरह से ग्राउंड पे नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि वो नून लीग की जो गैर मौजूदगी में कुछ न कुछ वो गेन करें पॉलिटिकली। और सबसे ज़्यादा वो क्या करते हैं कि नून लीग के जो हामी एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनको बुला के उनके साथ बैठक करते हैं, उनको मिलते हैं और उनकी हमायत हासिल करने की कोशिश करते हैं। और उनको भी को कंधा चाहिए क्योंकि नून लीग इस वक्त है नहीं, मरीम खामोश हैं, व्हाट्सएप पे भी शायद बात नहीं हो पाती, ट्विटर के ऊपर वो रीट्वीट भी नहीं करती अब, और मियाँ नवाज शरीफ सबसे मुलाकातें नहीं होती, और वो जो खांचे शांचे थे वो भी उस तरह से नहीं हैं। तो अब वो चाहते हैं कि चलो बिलावल साहब के साथ ही ताल्लुक़ बन जाए ताकि उनका जो है वो मामलात उनके चलते रहें। इसके बाद निगार जौहर साहिबा जो कि पहली लेफ्टिनेंट जनरल हैं फ़ौज में, एक ख़ातून जो पहली ख़ातून है जिनको लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो बनाया गया है और सर्जन जनरल पाकिस्तान के तौर पर उनकी तकर्री की गई है। बहुत खुशाइंद है, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि ख़वातीन भी इस तरह से आगे इतनी बड़ी सतह पे, इतने बड़े फोरम पे, इतने बड़े ओहदे पर जा रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है और उनका तल्लुक़ भी KPK से है, ज़िला सवाबी से उनका तल्लुक़ है और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इसके बाद जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर जो हमला हुआ उसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट हुई है, पेशरफ्त हुई है उसकी तहकीकात में, और पता यही चला है कि मास्टरमाइंड जो है वो अफ़गानिस्तान में था और कॉल्स भी रिकॉर्ड की गई हैं। कॉल्स का रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है कि उनकी जो राब्ते थे वो अफ़गानिस्तान में थे। पहले ही पता था कि अफ़गानिस्तान में रॉ के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे प्लानिंग होती है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई जाती है। इसके अलावा आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करती हैं वो है आगा इफ्तिखार हुसैन, जिन्होंने काजी फाइज़ साहब के हवाले से जिनकी वीडियो सामने आई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस भी ले रखा है, 2 जुलाई को उसकी समाअत भी है, तो उनको जो है वो अदालत में पेश किया गया और उनका 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत से लिया गया है। उन्होंने
उनका वो वीडियो क्लिप जो सामने आया था जिसमें उन्होंने जजेस के हवाले से कुछ बातें की थी और ख़ास तौर पे काजी फायसा के हवाले से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से और आसिफ अली जरदारी के हिसाब के हवाले से। और अब देखते हैं 7 रोज़ में FIA क्या तहकीकात करता है और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आना है। देखें सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अहकाम जारी करती है, ये क्या डेवलपमेंट सामने आती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।